मेरी विधवा माँ बहुत खूबसूरत थी। उन्होंने दुकान खरीदने के लिए पापा के दोस्त से 5 लाख का कर्ज लिया था। अंकल अब जब भी घर आते माँ मुझे बहाने से दुकान पर भेज देती। एक दिन मैं दुकान पर पहुंची तो देखा चाबियां भूल गई आई हूँ। घर वापस आई तो माँ के कमरे का नज़ारा देखकर दंग रह गई। माँ और अंकल, मेरा नाम रीमा है। मैं और मेरी माँ मार्केट से निकल ही रहे थे कि तभी बारिश शुरू हो गई। वहाँ कोई रिक्शे वाला भी नहीं था, इसीलिए हम दोनों माँ बेटे साइड पर खड़े होकर बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगे। तभी अचानक एक कार आकर हमारे करीब रुकी। शीशा नीचे कर कर उसमें बैठे हुए आदमी ने जब हमसे कुछ कहना चाहा तो बारिश के सोर्स में उसकी आवाज़ ठीक से हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन हम इतना तो समझ गए थे कि वह आदमी हमसे गाड़ी में बैठने के लिए बोल रहा है। जब गर्दन नीचे करके उस आदमी को हमने गौर से देखा तो फिर उसे पहचानने में देर न लगी कि यह तो आशीष अंकल है, पापा के बहुत पुराने दोस्त। कुछ ही देर में हम दोनों माँ बेटी अंकल की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। आशीष अंकल कभी हमारे पड़ोस में ही रहते थे, लेकिन कुछ महीने पहले ही यहाँ कॉलोनी छोड़कर पास की एक महंगी सोसाइटी में रहने चले गए थे। हमारे बैठने के बाद गाड़ी स्टार्ट करते हुए अंकल ने पूछा, भाभी घर में सब ठीक तो है ना? माँ ने कहा, हाँ सब ठीक है। आप बताइए, आपकी बीवी कैसी है और बच्चे वगैरह कितने हैं? अंकल ने जवाब दिया, भाभी जब बीवी ही नहीं है तो बच्चे कहाँ से आएंगे? माँ ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ आपकी बीवी को? जब आप हमारे पड़ोस में रहते थे तभी तो आपकी शादी हुई थी। अंकल ने कहा, वो शादी चली ही नहीं, 2 साल में ही तलाक हो गया और पिछले साल ही केस खत्म हुआ है। मुझे उसके बदले में 50 लाख देने पड़े। अंकल की बात सुनकर माँ ने बड़ी हैरानी से उन्हें देखा और बोली, यह तो बहुत बुरा हुआ, माफ़ कीजिएगा, मुझे इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी। अंकल ने कहा, हाँ खबर आपको होती भी कैसे? आखिर कॉलोनी छोड़कर सोसाइटी में जो रहने चला गया हूँ। बिजनेस के सिलसिले में अब इतना मसरूफ़ रहता हूँ कि कहीं आने जाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। और अब जब बंसल साहब थे तब उनसे कभी कभार फ़ोन पर बात हो जाती थी। खैर छोड़िए, आप मेरा नंबर ले लीजिए। अगर कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। अंकल ने माँ को अपना कार्ड दिया, जिसे माँ ने अपने पर्स में रख लिया और कुछ देर में ही हम दोनों घर पहुँच गए। अंकल हमें घर तक छोड़कर वापस चले गए। शराब की लत की वजह से आज से 3 साल पहले मेरे पापा का इंतकाल हो गया था। मेरे पापा कोई बेहतर इंसान नहीं थे, उन्हें शराब की लत लगी हुई थी और इसी बुरी लत में उन्होंने अपने गांव में अपनी सारी इज्जत को बर्बाद कर दिया था। शराब के नशे में वो अक्सर मेरी माँ के साथ मारपीट किया करते थे। मेरी माँ मेरी वजह से सब कुछ बर्दाश्त करती रही, क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी। मेरी परवरिश में किसी भी तरह की कोई कमी न आए, बस इसी के लिए मेरी माँ दिन रात मेहनत करती थी। पापा के मरने के बाद माँ घर में ही लोगों के कपड़े सीने लगी, जिससे हमारा गुजारा ठीक ठाक चल जाता था। मेरे पापा के बड़े भाई यानी मेरे ताया बहुत दौलतमंद इंसान थे, लेकिन हम माँ बेटी को वो पूछने तक नहीं थे। किसी त्योहार पर वो लोग मेहमानों की तरह घर आते और मेरे हाथ में थोड़ी बहुत मिठाइयाँ रखकर बस औपचारिकता निभा जाते। माँ की वजह से ही मैं आज एक अच्छे कॉलेज तक पहुँच पाई हूँ। कॉलेज घर के नज़दीक था। कॉलेज में ही मुझे राजेश मिला, जिससे मेरी दोस्ती हो गई और फिर कब दोस्ती प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं अपनी माँ से सारी बातें शेयर करती थी, लेकिन राजेश की बात मैंने माँ को अभी तक नहीं बताई थी, क्योंकि एक तो माँ वैसे ही परेशान रहती है और इस पर अगर मैं उन्हें यह बताती कि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ तो शायद वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाती। कॉलेज की छुट्टियां थी, इसीलिए अब मैं पूरे दिन घर में ही रहती थी और माँ के काम में थोड़ा बहुत हाथ बटा दिया करते थे। घर के पास एक नई मार्केट बनकर तैयार हुई थी। उसी मार्केट में माँ लेडीज़ गारमेंट की दुकान शुरू करना चाहती थी। इसी सिलसिले में आज हम मार्केट गए हुए थे, जहाँ हमारी मुलाकात आशीष अंकल से हुई। मार्केट में दुकान खरीदने के लिए माँ को 5 लाख की जरूरत थी। मेरे ताया के लिए 5 लाख कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी और माँ उनसे मांग भी लेती तो शायद वो दे भी देते, लेकिन माँ ने उनसे लेना उचित नहीं समझा। हम दोनों माँ बेटी
घर में एक सहेली की तरह रहते थे। माँ अपनी हर मुश्किल में मुझसे बात करती थी और मैं भी अपने कॉलेज की बातें माँ से ही शेयर करती थी। एक महीना गुजर गया था। इसी बीच माँ दुकान के लिए 5 लाख का लोन लेना चाह रही थी। इसीलिए पिछले एक महीने से बैंक के चक्कर लगा रही थी, लेकिन बैंक से उन्हें सिर्फ 1 लाख का ही लोन मिल पाया। गोल्ड गिरवी रखकर माँ ने 2 लाख का और इंतजाम किया था और यह 3 लाख उस दुकान वाले को दे आई थी। अब बाकी रकम के लिए माँ ने उस दुकान वाले से 2 महीने का वक्त ले लिया था। लेकिन अब माँ को 2 महीने के अंदर अंदर ही 5 लाख का इंतजाम करना था। सुबह उठकर मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई और माँ किचन में खाना बनाने के बाद झाड़ू लगा रही थी। मैं हाथों में किताब लिए थी, तभी माँ कमरे में आई और बोली, रीमा, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। मैंने कहा, बोलो माँ। माँ ने कहा, रुपयों के लिए एक बार क्या मैं आशीष से बोलकर देखूं? मैंने कहा, अंकल के पास अगर पैसे नहीं हुए तो फिर भी आप एक बार उनसे बात करके देख लीजिए। माँ ने झट से अंकल का कार्ड निकाला और अपने फ़ोन पर उनका नंबर डायल कर दिया। अंकल ने फ़ोन उठाया, उन्हें उधर से कहा, हेलो, कौन? और माँ ने कहा कि मैं रीमा की माँ बोल रही हूँ। क्या आपने मुझे पहचाना? अंकल ने कहा, अरे भाभी, कैसी हैं आप और आपने मुझे कैसे याद किया? माँ ने हिचकते हुए अंकल के सामने अपनी सारी परेशानी को बताया। अंकल ने कहा, भाभी, मैं अभी ऑफिस में हूँ, शाम को लौटते वक्त मैं आपके घर की तरफ से ही होता हुआ जाऊँगा। अंकल का फ़ोन कटने के बाद माँ थोड़ा परेशान लग रही थी कि परेशानी को मैं भाप गई थी। इसीलिए मैं माँ के करीब गई और बोली, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब अंकल घर आने के लिए बोल रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वह हमारी कुछ न कुछ मदद जरूर करेंगे। शाम के 6 बजे थे कि घर के बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी। मुझसे पहले ही माँ दरवाजे तक पहुँच गई थी और उनके पीछे पीछे मैं भी चली गई। हम दोनों को यकीन था कि अंकल ही आए होंगे, लेकिन बाहर तो मेरे ताऊ और ताई खड़े हुए थे। उनके साथ मेरी कज़िन भी थी। उन तीनों लोग घर में आए और फिर चाय नाश्ते के बाद ताया ने हमें बताया कि हमारी कज़िन अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जापान जा रही है। देर रात इसकी फ़्लाइट है। ताया ने माँ से कहा कि रीमा की माँ, मैंने सोचा था कि रीमा को भी बाहर पढ़ने के लिए भेज दूँ, लेकिन इसके यहाँ पर ना रहते हुए तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। बस यही सोचकर मैं पीछे हट गया। माँ ने कहा कि आपने बिल्कुल सही सोचा, रीमा के बिना मैं बिल्कुल अकेली हो जाती। माँ की बात पूरी होते ही माँ के फ़ोन की घंटी बजने लगी। अंकल का ही फ़ोन था। माँ फ़ोन लेकर मेरे कमरे में चले गए और जब कमरे से बाहर निकली तो वह काफ़ी बेचैन लग रही थी। मेहमानों के बीच में उनसे उनकी परेशानी की वजह कैसे पूछती, तो मैंने माँ को मैसेज किया, क्या हुआ माँ? सामने बैठी थी माँ ने फ़ौरन ही रिप्लाई किया, थोड़ी देर में आशीष घर पहुँचने वाला है। क्या करें? अजीब सी परेशानी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर ताया ताई के सामने ही अंकल घर पहुँच गए तो बड़ा ही मसला हो जाएगा ना जाने फिर ये लोग हमारे बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। मेरी ताई को तो आसानी से बात करने का मौका मिल जाएगा, वह पूरे रिश्तेदारों में इस बात का बतंगड़ बना देगी। मैंने माँ को मैसेज किया कि बाहर जाकर अंकल को फ़ोन कर लीजिए और उन्हें अपने साथ लेकर मार्केट में चले जाए और वहीं पर उनसे जो भी बात करनी है वह आराम से कर लीजिएगा। तब तक मैं इन लोगों को अकेले ही संभालूंगी। माँ ने वैसे ही किया। उन्होंने ताया को कहा कि मैं एक ज़रूरी काम से कुछ देर के लिए मार्केट जा रही हूँ। माँ के इस तरह अचानक चले जाने से मेरी ताई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसीलिए माँ के जाने के कुछ देर बाद ही ताया और ताई एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। मैंने माँ को फ़ोन किया कि माँ, वह लोग चले गए हैं। मेरी माँ बात सुनकर माँ ने गहरी सांस ली और कहा कि ठीक है, मैं अभी बस थोड़ी देर में घर आ रही हूँ। थोड़ी देर में अंकल की कार हमारे दरवाजे पर आकर रुकी। अंकल की गाड़ी में ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी थी मेरी माँ। काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। मैंने अंकल को प्रणाम किया और फिर उन्हें घर में आने को कहा, लेकिन वह बहुत जल्दी में थे। फिर कभी आने के लिए बोलकर वह वहाँ से चले गए। माँ खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। अंदर आते ही माँ ने झट से दरवाज़ा बंद किया और मेरे हाथों में एक पैकेट पकड़ा दिया और बोली, खोल कर देख, पूरे 5 लाख है।
मेरा मसला हल हो गया। मैं आशीष के साथ जाकर कल सुबह ही दुकान की रजिस्ट्री करवा दूंगी। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। माँ की मेहनत कामयाब हो गई थी। दुकान खूब अच्छी तरह से चलने लगी थी। 2 महीने के अंदर ही माँ ने बगल वाली दुकान लेकर अपने काम को और भी दुगनी रफ्तार में दी। मैं भी पढ़ाई के साथ साथ माँ के बिजनेस में उनका साथ देने लगी। माँ मुझे अक्सर कहती कि तू अपनी लाइफ को एंजॉय कर, यह सब तो मैं अकेले ही संभालूंगी। लेकिन मेरी लाइफ में एंजॉय करने लायक जो बात थी वह मैं माँ को बता ही नहीं सकती थी। इसीलिए फ़िलहाल तो मैं माँ के साथ ही खुश थी। संडे का दिन था। मार्केट बंद होने की वजह से माँ और मैंने शॉपिंग का प्लान बनाया। तभी माँ के फ़ोन पर आशीष अंकल का फ़ोन आ गया। माँ फ़ोन लेकर अपने कमरे में चली गई और फिर उन्होंने अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर लिया। मुझे लगा शायद अंकल अपने रुपयों के लिए माँ को फ़ोन कर रहे होंगे। लेकिन थोड़ी देर में जब माँ कमरे से बाहर निकली तो मैंने उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी महसूस की। मैंने माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? अंकल अपने रुपए वापस मांग रहे थे। माँ ने कहा, अरे नहीं तो पगली, पिछले महीने ही तो मैंने उनके रुपए लौटाने के लिए उन्हें बोला, लेकिन उन्होंने तो मुझे साफ मना कर दिया। तब मैंने वह रकम बगल वाली दुकान में इन्वेस्ट कर दिया। अंकल का बहुत बड़ा बिजनेस है, उनके पास रुपये पैसों की कोई कमी नहीं है। वह तो मुझे और भी पैसा देना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने उन्हें मना कर दिया है। थोड़ी देर पहले ही माँ और मैं शॉपिंग पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अंकल की कॉल के बाद माँ ने शॉपिंग का प्लान पूरी तरह से कैंसिल कर दिया और बोली, रीमा बेटा, शॉपिंग के लिए तो हम लोग फिर कभी चलेंगे। मार्केट में मुझे अभी कुछ काम है, इसीलिए मैं वहाँ जा रही हूँ और तुम यहाँ घर पर ही रुकना। यह कहकर माँ तैयार होने के लिए वापस कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद जब वह कमरे से बाहर निकली तो उन्हें देखकर तो मैं चौंक गई। माँ बड़े ही दिनों के बाद बड़ा खूबसूरत सा जोड़ा पहना था और हल्के से मेकअप के साथ आज गजब सी लग रही थी। माँ का यह रूप देखकर मैं दंग रह गई। मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई और मैं समझने लगी कि शायद माँ और आशीष अंकल के बीच मोहब्बत की खिचड़ी पक रही है। मेरी माँ 35 साल की उम्र की थी और अंकल भी तकरीबन इतने ही उम्र के होंगे, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। माँ ने पूरी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटकर मुझे बड़ा किया। उसके ऊपर होने वाले जुर्मों की मैं खुद गवाह थी। आज अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाह रही है, तो आखिर इसमें गलत क्या है? मैं माँ को खुश देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। मैं अंकल को शुक्रिया भी अदा करने लगी, क्योंकि मेरी माँ की इस खुशी की वजह वही थे। माँ को इतना खुश देखकर मैं भी सोच रही थी कि मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है। जिसे मिल जाए उसकी तो ज़िंदगी ही संवर जाती है, और जिसे ना मिले तो उसका तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कोई लैला या कोई मजनू नहीं, यही नहीं बना होगा। मोहब्बत की ताकत ने इसे अमर कर दिया होगा। लेकिन मैं अपनी मोहब्बत का क्या करूं? मुझे भी तो मोहब्बत है, लेकिन मेरी मोहब्बत लैला मजनू जैसी ही लगती है। मैं ये सब सोच ही रही थी कि बाहर अंकल की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और माँ झट से घर से निकल गई और फिर सीधा रात के 10 बजे ही लौटी। वह बहुत खुश थी। उन्हें आते ही मेरे हाथों को चूम लिया और मुझसे बोली, सॉरी बेटा, मैं लेट हो गई। तुमने खाना खाया? मैंने कहा, नहीं माँ, अभी तो नहीं। मैंने सोचा कि तुम लौटो तो हम फिर साथ में खाना खा लेंगे। मैंने बिरयानी बनाई है, खाओगी? निकालूं खाना? लेकिन माँ बोली कि मैं तो बाहर से खाकर आई हूँ, इसीलिए मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन तुम खा लो। मैं समझ गई कि माँ का डिनर तो हो चुका है। मैंने माँ को मोहब्बत से देखा तो मुझे लगा कि अपनी मोहब्बत की दास्ताना भी मैं आज माँ को बता ही दूँ। मैंने माँ से कहा कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। माँ मेरे करीब आकर मेरे बगल में ही बैठ गई। अब बड़े ही प्यार से उन्होंने मेरे बालों को सहलाते हुए कहा, बोलो बेटा, क्या बात है? मैं बोली, माँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे बेइंतहा प्यार करता है। मैं अब तक आपसे यह बात छुपाती रही, क्योंकि अब तक मेरे अलावा आपका कोई भी नहीं था। मैं ज़िंदगी में पहली बार आपको इतना खुश देख रही हूँ। मेरी बातों से माँ का खूबसूरत चेहरा और भी ज़्यादा खिल गया। मेरी वह बोली
कि अच्छा अच्छा, ज़्यादा मुझे मक्खन मत लगा और यह बता कि लड़का करता क्या है। मैं बोली कि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ उसका नाम राजेश है, यहीं करीब में रहता है। मेरी बात सुनकर माँ ने कहा, सच्ची मोहब्बत कभी किसी की दायरे की मोहताज नहीं होती और इसमें ना कोई ऊंच होती है और ना ही कोई नीच। सच्ची मोहब्बत को कभी कोई नहीं रोक सकता। यह बात तूने अब तक मुझे क्यों नहीं बताई? चल अभी के अभी मेरी बात करवा राजेश से। माँ के कहने पर मैंने फ़ौरन ही राजेश को फ़ोन लगा दिया और उसे बता दिया कि आज मैंने माँ को तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया है और इसीलिए माँ अब तुमसे बात करना चाहती हैं। थोड़ी ही देर के बाद मैंने माँ को फ़ोन पकड़ा दिया और फिर उनसे कहा कि लो, आप राजेश से बात कर लो। माँ ने उससे बहुत लंबी चौड़ी बात की। माँ ने उससे उसके घर वालों से लेकर उसकी पढ़ाई और उसके फ्यूचर को लेकर भी सारे सवाल कर डाले। फ़ोन रखने के बाद माँ बहुत खुश थी। बोली कि रीमा, मुझे तेरी पसंद पर नाज है बेटा। राजेश एक बहुत ही अच्छा इंसान है और देखना, एक दिन वह बहुत बड़ा जज बनेगा। मेरे दिल पर जो बोझ था वह उतर गया था। अब मैं भी माँ की तरह ख्वाबों की हसीन दुनिया में उम्मीदों के पंख लगाकर उड़ने लगी थी। अपने काम से फ्री हो लेने के बाद ज़्यादातर वक्त माँ के साथ ही गुजरता था। माँ घर में रहती तो अंकल के ख्वाबों में ही डूबी डूबी सी रहती। हर वक्त मुझसे अंकल की ही बातें करती रहती और वक्त मिलते ही अंकल से फ़ोन पर लग जाती थी। जल्दी ही माँ ने गाड़ी भी ले ली। मैं हैरान थी कि माँ ने इतनी जल्दी ड्राइविंग आखिर कैसे सीख ली। माँ ने मुझे भी ड्राइविंग सिखा दिया। अब तो हम दोनों माँ बेटी अपनी गाड़ी से ही शॉपिंग करने जाते और अपनी शॉप पर भी जाते और कभी कभी दिल करता तो कार को लेकर कहीं भी निकल जाते और दो सहेलियों की तरह हम खूब मस्ती करते। सुबह के 8 बजे तक माँ अपनी कार से शॉप पर जाने के लिए मार्केट निकल जाती। अक्सर मैं आराम से ही पहुंचती, कभी कभी नहीं भी पहुंचती। मेरे ना चाहने पर भी माँ सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेती। कहते हैं कि इश्क छुपाए नहीं छुपता। मेरी ताई और मेरे ताया उसी सोसाइटी में रहते थे जिसमें आशीष अंकल का घर था। माँ और अंकल के बीच पक रही मोहब्बत के पुलाव की खुशबू मेरी ताई तक पहुंच चुकी थी। सुबह जब मैं बाथरूम में थी तभी माँ की आवाज़ आ रही थी, रीमा बेटा, मैं शॉप के लिए निकल रही हूँ, तुम्हारा दिल करे तो तुम आराम से दुकान पर पहुँच जाना। मैं सोच रही थी कि आज मैं शॉप पर न जाकर राजेश से मिलने जाऊंगी और माँ के निकलने का इंतज़ार करने लगी ताकि उनके जाने के बाद मैं भी सज धज कर घर से निकल सकूं। मैं कमरे में ही थी कि तभी माँ मेरे कमरे में आई और बोली, एक काम करो, आज तुम शॉप पर चली जाओ और लंच मैं बना लूँगी, तुम घर पर ही रह जाना और मैं फिर वापस शॉप पर चली जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है माँ, लेकिन अभी तो तुम शॉप पर जाने को तैयार थी, अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तो माँ बोली कि वह असल में मुझे कोई ज़रूरी काम याद आ गया है, इसीलिए मैं अभी नहीं जा सकती। मैंने गाड़ी निकाली और मैं दुकान की तरफ निकल पड़ी, लेकिन जब मैं दुकान पर पहुंची तब मुझे याद आया कि मैं शॉप की चाबियां तो लाना ही भूल गई हूँ। शॉप से घर की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर की ही थी। मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंची तो देखा कि घर के बाहर आशीष अंकल की गाड़ी खड़ी हुई है। मैं माँ के इस जरूरी काम को अब अच्छी तरह से समझ गई थी। मैं उन लोगों को डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा, लेकिन शॉप की चाबियाँ लेना भी बहुत ज़रूरी था। मैं घर के बाहर से ही माँ को फ़ोन लगाने लगी और फिर मैंने उनसे कहा कि मैं चाबी घर पर ही भूल गई हूँ। मेरी माँ पूरी बात सुने बिना ही माँ ने मुझे कहा कि सुनो, तुम्हें शॉप पर बैठना पड़ेगा बेटा, तुम अभी घर पर मत आना, मैं ज़रूरी काम से बाहर आई हुई हूँ। और मैं फिर से शॉप पर पहुँच गई और माँ के ज़रूरी काम से फ्री होने का इंतज़ार करने लगी। आधे घंटे में माँ शॉप पर पहुँच गई। माँ से कहा कि आज तुम दुकान संभालो, मैं जा रही हूँ। माँ बोली कि तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि मुझे भी बहुत ज़रूरी काम है और फिर मैं पहुंच गई राजेश के फ्लैट पर। शाम को जब मैं घर पहुंची
और फ्रेश होकर रात के खाने की तैयारी में लग गई। तभी हमारे दरवाजे की घंटी बजी। ताया और ताई आए हुए थे। दोनों ही लोग सोफे पर बैठ गए और मैंने दोनों को ग्लास में पानी दिया और बोली कि मैं उनके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ताई बोली कि नहीं बेटा, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस यहाँ आ जाओ और मेरे पास बैठो, क्योंकि मुझे आज तुमसे कुछ बात करनी है। ताई ने मुझे अपने बगल में ही बिठा लिया और बोली, देखो रीमा, अक्सर बच्चे बिगड़ते हैं तो उनकी शिकायत उनके माँ बाप से की जाती है, लेकिन जब माँ बाप ही बिगड़ रहे हैं तो फिर उनकी शिकायत किससे की जाए? क्या उनके बच्चों से की जाए? देखना कैसा ज़माना आ गया है। बेटा, तुम तो समझदार हो, इसीलिए मैं यह बात तुम्हें समझा रही हूँ। तुम अपनी माँ को कंट्रोल में करो, क्योंकि उनकी वजह से सोसाइटी में हमारी बहुत नाक कट रही है। मैंने कहा, क्यों, ऐसा क्या कर दिया मेरी माँ ने? ताई ने कहा कि अरे, हमारी सोसाइटी में रहने वाले आशीष के साथ तेरी माँ आजकल खुलेआम घूम रही है और तू पूछ रही है कि क्या किया तेरी माँ ने? और तो और, पानी तो अब सर से ऊपर ही गुजर गया है। तब जाकर हम दोनों ने यह फैसला किया कि तेरे कानों तक हम यह बात पहुंचाए। तेरी माँ को मैंने फ़ोन भी किया था, तो वह शॉप पर ही थी और उसने बताया कि तू इस वक्त घर पर है, इसीलिए फिर हम सीधा तेरे पास से ही चले आए। ताई और ताया ने काफ़ी देर तक मुझे समझाने की कोशिश की और मुझे तरह तरह की बातें बताई और उसके बाद वह लोग चले गए। उनके जाते ही मैंने माँ को फ़ोन किया। माँ घर आई तो मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। वह मुझे कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह उठकर मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं आपके साथ हूँ, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए आपको किसी की भी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम मुसीबत में थे तब उन लोगों को हमारी कोई भी फिक्र नहीं थी, लेकिन अब यह हमारी वजह से इनकी नाक कट रही है। इसलिए माँ आपको भी जो भी कर रही हैं वह सही कर रही हैं, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। सुबह हो चुकी थी और माँ को उदास देखकर मैंने माँ को हौसला देने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ टूट चुकी थी। कल से उनके चेहरे का रंग पूरी तरह से गायब था। मेरी माँ फिर से वही पुरानी तरह लगने लगी थी, जो कभी गम की बोझ तले दबी हुई थी। कुछ दिन गुजरे तो मैंने यह महसूस किया कि माँ ने अब अंकल से भी दूरियां बना ली थी। मैंने माँ से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वह इस बारे में अब कोई भी बात करना नहीं चाहती थी और बात पर मुझे भी डांट देती थी। मेरे फ़ोन पर अगर आशीष का फ़ोन आता तो माँ को अच्छा नहीं लगता। कुछ वक्त पहले तक जिस माँ को मोहब्बत से मोहब्बत हो गई थी, वही माँ मोहब्बत को अब बड़ी ही नफ़रत की नज़र से देखने लगी थी। माँ पूरी तरह से बदल चुकी थी। उनका वह हंसना बोलना तो सब गुजरे जमाना की बात हो गई थी। मैं अपनी माँ को इस रूप में नहीं देख सकती थी। मैंने भी सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। एक दिन माँ के शॉप पर चले जाने के बाद मैंने अंकल को फ़ोन लगाया। मैंने उनसे माँ के हालातों पर बात करने लगी। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी माँ 5 लाख लौटा चुकी थी और बातचीत भी बंद कर दी है। अब उनका बिल्कुल भी फ़ोन नहीं उठाती और ना ही कभी फ़ोन करती है। अंकल की बातें सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ। मैंने उनसे सीधा सवाल किया कि अंकल, क्या आप कल सच सच एक बात मुझे बताएंगे कि क्या आप मेरी माँ से प्यार करते हैं? इस सवाल पर अंकल खामोश हो गए। मैंने फिर से पूछा, आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं? अंकल, क्या आप मेरी माँ से शादी की हिम्मत रखते हैं? अंकल ने जवाब दिया, हाँ, मैं आपकी माँ से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह पूरी तरह से बदल चुकी है। एक दिन वह मेरी सोसाइटी में मेरे साथ ही थी और हमें आपके ताया ने देख लिया था। उन्होंने फिर पूरी सोसाइटी में इस बात का बतंगड़ बनाकर पेश किया। तभी से आपकी माँ ने मुझसे बात करनी बंद कर दी। अब तो वह ना तो मेरा फ़ोन उठाती है, ना ही मुझसे मिलने आती है। अब तुम ही बताओ कि इसमें आखिर मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूं? मैंने कहा कि ठीक है, कल संडे है, क्या आप कल सुबह मेरे घर आ सकते हैं? अंकल ने सुबह घर आने का वादा करके फ़ोन काट दिया। रात को माँ घर आई तो मैंने माँ को कुछ भी नहीं बताया। सुबह हुई तो मैं जल्दी ही उठ गई
आज संडे का दिन था, इसीलिए मैंने माँ को भी नहीं जगाया। सुबह के 8 बजते ही अंकल घर पहुँच गए। उनकी आवाज़ सुनकर माँ भी अपने कमरे से बाहर आ गई और उन्होंने अंकल की तरफ बड़ी हैरानी और भरी नज़र से देखा और उनसे बोली कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। अंकल कुछ कहते कि तभी मैं बोल पड़ी। मैंने माँ से कहा कि अंकल को मैंने घर बुलाया है। मेरी यह बात सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आ गया और वह मुझसे बोली कि तुमने मुझसे बिना पूछे किसी को भी घर में बुलाने की हिम्मत कैसे की। मैंने माँ से कहा कि माँ, अंकल तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम भी उनसे बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन तुम ताया के डर की वजह से इस बात को मानने से इनकार कर रही हो। याद करो, जब हम लोग मुसीबत में थे तब यही लोग हमें पूछते भी नहीं थे। तब अंकल ने ही हमारी मदद की। आज तुम रिश्तेदारों के चक्कर में अंकल की मोहब्बत को ऐसे कैसे ठुकरा सकती हो माँ। अगर आपको ज़िंदगी में अकेला ही रहना है तो फिर ठीक है, रहो आप अकेली। मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ। इतना कहकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे रोता हुआ देखकर मेरी माँ का दिल पिघल गया। माँ बोली, देख रीमा, मेरे लिए तू ही सब कुछ है। मैं सब कुछ सह लूँगी, लेकिन अगर कोई मेरी वजह से तुझे गालियाँ दे, यह मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन तेरे ताया और उनकी बीवी दोनों ही मेरी शॉप पर आए थे। सबके सामने उन्होंने मुझे बहुत जलील किया था। मैं भी क्या करती, तो तू अब बड़ी हो चुकी है, अब तेरी शादी की उम्र है। ऐसे में मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगी तो लोग क्या कहेंगे। इसीलिए मैंने आशीष से दूरियां बना ली। मुझे मालूम था कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी और आशीष अंकल से भी बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मेरे थोड़े से रो देने से भी घर का माहौल ठीक होने लगा। माँ चाय बनाने लगी। घर का माहौल बदलते हुए मुझे भी बहुत अच्छा लगा। माँ चाय बना लाई और माँ के बदलते हुए मूड को देखा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैंने फ़ौरन कह दिया कि माँ, लोगों की परवाह करना छोड़ दो। और आशीष अंकल ने कहा था हम लोग, मेरे कहने पर माँ शर्मा गई। तभी अंकल ने माँ का हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें उम्मीद की नज़र से देखने लगी। तभी मैंने माँ से कहा, माँ, अब जमाने की फ़िक्र छोड़ दो। माँ, मुझे पता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मैंने बिना आप लोगों से पूछे कोर्ट में कोर्ट मैरिज की अर्जी लगा दी थी। आज से ठीक 20 दिन बाद आप लोगों की कोर्ट मैरिज की डेट मिली है। मेरे मुंह से यह बात सुनकर मेरी माँ और अंकल दोनों के ही होश उड़ गए थे। वह दोनों कुछ कहने से पहले मैं कोर्ट के पेपर उनके सामने रख दिए। मेरी माँ हैरान होकर कहने लगी कि यह तुमने क्या कर दिया। मैं तो सोचती थी कि तू अभी बच्ची है, लेकिन तू तो मेरी ही मालिक है। मैंने कहा कि आप दोनों अभी अपनी शादी की तैयारी शुरू कीजिए। रही रिश्तेदारों की बात, तो मैं आप लोगों के शादी के कार्ड भी छपवाने के लिए भेज दिया है। मैंने महसूस किया कि मेरी माँ को मेरे प्रति बहुत गर्व महसूस हो रहा था। आशीष अंकल का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आपकी माँ जैसी औरत मेरी ज़िंदगी में है और अब तो तुम जैसी बेटी को पाकर गर्व महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने आप खुश नसीब समझता हूँ। सच में बेटी, तुम तो हीरा हो हीरा। मेरी माँ है और आशीष अंकल आप पहले जैसे एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दिए। इन दोनों को खुश देखकर मुझे भी अपना ज़रूरी काम याद आ गया। मैं गाड़ी की चाबी लेकर फ़ौरन निकल गई और कहा कि माँ, मैं अपने ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ। मैं जब दोनों को छोड़कर जाने लगी, दोनों बहुत शर्मा गए थे। अब मैं भी शादी की तैयारी में लगी। अंकल जी ने अपनी शादी की तैयारी के लिए बहुत बड़े होटल को बुक किया था। कार्ड छपकर आ गए थे। मैंने सबसे पहले ताई के घर कार्ड देना जरूरी समझा। मैंने माँ को बिना बताए उनकी सोसाइटी में पहुँच गई। उनके डोरबेल की घंटी बजाई। दरवाजे को ताई ने ही खोला था और मुझे अचानक दरवाजे पर देखकर कहते हुए बोली, अरे तुम हो, आज रास्ता कैसे भटक गई। मैंने कहा कि ताई, मुझे ज़रूरी काम था, इसीलिए मैं आगे मैं ड्राइंग रूम में बैठ गई। ताई ने कहा कि उस दिन मैं और तेरे ताया तेरे पास से होकर तेरी माँ के शॉप पर गए थे। तेरी माँ को वहाँ बहुत समझाया कि ये सब ठीक नहीं है। अगर बच्चों की शादी की उम्र में माँ ही इस तरह की हरकत करे तो कितनी शर्म की बात है। इस पर बच्चों पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। उस दिन के बाद से तो मेरी माँ पर काफ़ी असर हुआ है। काफ़ी हद तक
सुधर गई है। देखो, मेरी देवरानी है और मैं उसकी जेठानी। अगर वह गलत रास्ते पर जाएगी तो जेठानी होने के नाते उसको समझाना मेरा फर्ज है। ताई ने मुझे चाय पीने को कहा तो मैंने कहा कि नहीं ताई, यह मैं नहीं पीऊँगी। मैं जल्दी में हूँ, मैं तो खुशखबरी सुनाने के लिए आई थी। मैंने कार्ड निकालकर सीधा ताई के हाथ में थमा दिया। कहा कि यह लो, शादी का कार्ड है, आप शादी में ताया के साथ जरूर आना। कार्ड देकर ताई मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अरे लड़का भी देख लिया और अब शादी की तारीख भी पक्की हो गई और तू अब बता रही है। खैर, यह तो खुशी की बात है। अच्छा यह तो बताओ कि दामाद करता क्या है। मैं दरवाजे पर खड़ी हो गई और कहा कि लड़का बिजनेसमैन है। ताई, वह आपका दामाद नहीं है। आप कार्ड को अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं जा रही हूँ। और मैं अपने घर आ गई। मैं आकर अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। हम दोनों जोर जोर से हंस रहे थे क्योंकि ताई का कार्ड पढ़ने के बाद पता नहीं क्या हुआ होगा, यह सोच सोचकर हंसी आ रही थी। शादी के दिन हम दोनों कोर्ट पहुंचे थे। माँ और अंकल एक दूसरे के साथ में थे। माँ की तरफ से गवाह के रूप में मैंने साइन किया था। हमारे मार्केट से कई लोग भी शामिल हुए थे। शादी के जोड़े में माँ किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। कोर्ट से निकलने के बाद हम दोनों माँ बेटी साथ थे, लेकिन माँ आशीष अंकल की गाड़ी में आगे सीट पर बैठ गई और मैं पीछे सीट पर बैठ गई थी। दोनों की खूबसूरत जोड़ी को देखकर मैं बेहद खुश हो रही थी। माँ ने कहा कि रीमा बेटा, तू राजेश से कब मिलने जाएगी? उसका फाइनल एग्ज़ाम हुआ है कि नहीं? मैंने कहा माँ, उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, अब वह जज भी बन गया है। यह खुशखबरी तूने अभी तक क्यों नहीं बताई और तुमने शादी में क्यों नहीं बुलाया? मैंने कहा कि माँ, अभी आप दोनों राजेश के सामने ही तो खड़े थे। मेरी हॉल में जो जज बना था वह राजेश ही तो था। वह थोड़ी देर में ही घर पहुंच जाएगा। वह आप दोनों को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने पूछा तो मैंने यह बता दिया। माँ यह सुनकर बेहद खुश थी। माँ के साथ अंकल भी बहुत खुश थे। हम घर पहुंच गए। शाम को माँ अपने दूल्हे के साथ जाने के लिए तैयार होने लगी। माँ विदा होकर अपने घर चली गई। राजेश ने भी अपने घर वालों से मेरे बारे में बात की। हम दोनों की शादी भी बहुत धूमधाम से हो गई। आज मैं भी राजेश के साथ बहुत खुश हूँ और अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। दोस्तों, माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ झेलती है, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। लेकिन जब बच्चों का कर्ज चुकाने की बारी आती है तो हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो माँ बाप का कर्ज अदा करते हैं। याद रखिए, दूसरों की खुशी को समझना एक खास बात होती है। अगर आप भी दूसरों की खुशी को समझने का हक रखते हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान होंगे। दुनिया में हर किसी को खुश रहने का हक है और अपने पसंदीदा जीवन साथी चुनने का भी हक है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।